तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एजिटेट। दोस्तों एजिटेट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, बेचैन करना, घबराहट पैदा करना, व्याकुल करना, उकसाना या फिर आंदोलन करना, ओके, किसी उद्देश्य के लिए। दोस्तों एजिटेट एक ऐसा वर्ड है जिसके दो मेन मीनिंग्स होते हैं, ओके, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि अगर पहले मीनिंग को डिस्कस किया जाए तो पहला मीनिंग क्या होता है एजिटेट का, कि किसी को मेंटली या फिर इमोशनली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देना कि वो बेचैन, परेशान या फिर नर्वस हो जाए। यानी जब कोई खबर, कोई प्रॉब्लम, कोई इंसिडेंट या फिर किसी की बात किसी इंसान को अंदर से डिस्टर्ब कर देती है और वो शांत नहीं रह पाता है, तो उस सिचुएशन में हम एजिटेट का यूज़ कर सकते हैं। इस मीनिंग में एजिटेट का रिलेशन रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी से, एंजाइटी से और इमोशनल डिस्टर्बेंस से होता है। तो ये तो था हमारा पहला मीनिंग एजिटेट का। अब दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? दूसरा मीनिंग होता है किसी इशू के सपोर्ट या फिर अपोजिशन में एक्टिवली कैंपेन या फिर प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना बेसिकली। यानी जब लोग किसी के हक के लिए, कानून के लिए, सोशल इशू के लिए आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं या फिर चेंज की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए भी एजिटेट वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर एजिटेटिंग फॉर लोअर फीस, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो फीस करने की डिमांड को लेकर क्या कर रहे थे, तो आंदोलन कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में एजिटेट एक कॉमन वर्ड है और आपको जो है वो न्यूज़, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और डेली इंग्लिश में ये जो वर्ड है वो काफ़ी सुनने के लिए मिल सकता है। बस दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एजिटेट का मतलब सिर्फ गुस्सा होना नहीं होता है, क्योंकि एंग्री मतलब क्या होता है? एंग्री का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। एजिटेट का मतलब होता है कि किसी को इमोशनली डिस्टर्ब, रेस्टलेस या फिर अपसेट कर देना। ठीक है, यानी कि एजिटेट में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि बेचैनी भी होती है, टेंशन भी होता है और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो मतलब कि शामिल होती है। और दूसरे मीनिंग में तो मैंने आपको बताया ही है कि एजिटेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, यानी कि आंदोलन करना अपने हक के लिए, किसी डिमांड के लिए। ओके, अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम ना कुछ एग्जाम्पल की मतलब की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि सोचो तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम कल है और अचानक किसी दोस्त ने बोल दिया कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आने वाला है। ये सुनते ही तुम टेंशन में आ जाते हो और बार बार सोचने लगते हो कि अब क्या होगा। तो ये जो बात है वो तुम्हें एजिटेट कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाओगे। या फिर एक फैक्ट्री है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो कई महीनों से जो है वो उनकी तनख्वाह यानी कि सैलरी नहीं मिली है। अभी सभी जो वर्कर्स हैं वो कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन कर रहे हैं। तो वर्कर्स क्या कर रहे हैं? अपने राइट्स के लिए एजिटेटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो है वो दूसरे मीनिंग के हिसाब से भी इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि एक पेशेंट है जो कि ऑपरेशन से पहले बहुत ही नर्वस हो जाता है, बहुत ही घबरा जाता है। डॉक्टर कहता है प्लीज़ डोंट एजिटेट योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को जो है वो मतलब कि कंट्रोल में रखो, बेचैन मत करो अपने आप को या फिर अपने आप को रेस्टलेस मत करो, यानी कि घबराओ मत, इस तरीके से। यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एजिटेट का मतलब होता है किसी को बेचैन या फिर परेशान कर देना या फिर किसी मुद्दे के लिए आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, तो उसे भी हम जो है वो एजिटेट कहते हैं। आपको जो है वो एजिटेट के दो पॉसिबल मीनिंग्स जो है वो ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें समझकर जो है वो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि एजिटेट यानी क्या होता है और कैसे हम इनका जो है वो मतलब कि इंग्लिश में सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, द बैड न्यूज़ एजिटेटेड एवरीवन, मतलब कि बहुत ही बुरी खबर ने क्या किया, सबको परेशान कर दिया, सबको इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है, डोंट एजिटेट योरसेल्फ ओवर स्मॉल प्रॉब्लम्स, मतलब कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर अपने आप को परेशान मत करो, इतना ज़्यादा परेशान मत हो, यानी कि शांत रहो और टेंशन मत लो, इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है, द वर्कर्स एजिटेटेड फॉर बेटर वेजेस, मतलब कि वर्कर्स ने क्या किया कि अच्छी सैलरी के लिए आंदोलन किया। ये जो है वो हमारा दूसरा जो मीनिंग था एजिटेट का, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस है, यानी कि उन्होंने अपनी डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए जो है वो प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। तो इस तरीके से भी हम जो है वो एजिटेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बस आपको ओवरऑल मीनिंग के लिए इतना ध्यान रखना है कि एजिटेट का मतलब होता है किसी को इमोशनली डिस्टर्ब या फिर रेस्टलेस कर देना या फिर किसी कॉज के लिए प्रोटेस्ट या फिर कैंपेन करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एजिटेट करना। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डिस्टर्ब, अपसेट या फिर प्रोटेस्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना या फिर किसी की शांति भंग कर देना। डिस्टर्ब एक जनरल वर्ड है, जबकि एजिटेट में इमोशनल रेस्टलेसनेस यानी कि जो बेचैनी होती है वो होती है, या फिर एंजाइटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो हमें ये भी जो है वो डिफरेंस समझना है कि डिस्टर्ब एक जनरल वर्ड है, जबकि एजिटेट में जो है वो और भी ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब कि इंक्लूडेड होते हैं। इस तरीके से डिस्टर्ब का क्या मतलब होता है, किसी को परेशान करना या फिर किसी की शांति भंग कर देना, तो उसे हम कहते हैं डिस्टर्ब करना। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है किसी को दुखी या फिर इमोशनली डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। अपसेट सैडनेस को भी दिखाता है, जबकि एजिटेट में बेचैनी और नर्वसनेस पर ज़्यादा फोकस होता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी बात के खिलाफ या फिर किसी बात के सपोर्ट में आवाज़ उठाना। प्रोटेस्ट सिर्फ आंदोलन या फिर अपोजिशन को दिखाता है, जबकि एजिटेट दूसरा मीनिंग जो है वो मतलब कि प्रोटेस्ट करना है, और पहला मीनिंग किसी को मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब करना भी होता है। एजिटेट के 2 पॉसिबल मीनिंग्स है, लेकिन प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही मीनिंग है, और वो है कि किसी के खिलाफ या फिर किसी के सपोर्ट में आवाज़ उठाना। इस तरीके से तो आपको ये जो सारे सिनोनिम्स हैं वो भी समझने हैं, जहाँ पर हमने डिस्टर्ब, अपसेट और प्रोटेस्ट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब वहीं दोस्तों अगर एंटोनिम्स की तरफ आए, तो एंटोनिम्स में भी हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, काम, सूद या फिर पैसिफाई। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काम। काम का मतलब होता है शांत करना या फिर किसी को मतलब कि शांत कराना या फिर शांत हो जाना, तो उसे हम काम कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो एजिटेट का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सूद। सूद का मतलब होता है किसी को कंफर्ट देकर शांत करना, यानी कि किसी को जो है वो सहज महसूस करवाना, किसी को कंफर्ट देना, तो उसे हम सूद कहते हैं। सूद क्या करता है, तो बेचैनी को, हमारी जो नर्वसनेस होती है उसे कम करता है, जबकि एजिटेट बेचैनी बढ़ाता है। इस तरीके से आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब को शांत कर देना या फिर उसका गुस्सा कम कर देना, तो उसे हम पैसिफाई करना कहते हैं। पैसिफाई जो है वो डिस्टर्बेंस को खत्म करता है, जबकि एजिटेट क्या करता है, डिस्टर्बेंस को पैदा करता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो इन तीनों वर्ड्स को समझना है, जहां पर हमने काम, सूद और पैसिफाई जैसे वर्ड्स को भी मतलब कि डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द सडन अनाउंसमेंट एजिटेटेड द स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अचानक हुई अनाउंसमेंट की वजह से स्टूडेंट्स परेशान और बेचैन हो गए। शायद अनाउंसमेंट एग्जाम रिजल्ट या फिर किसी इंपॉर्टेंट चेंज से रिलेटेड थी। उसे सुनते ही क्या हुआ, स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए और उनका जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर एजिटेटेड का मतलब क्या है कि इमोशनली डिस्टर्ब और रेस्टलेस कर देना, ठीक है। इस सेंस में हमने जो है वो सेंटेंस में इसका यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको एजिटेट यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बैस्टियन। दोस्तों बैस्टियन का मतलब होता है गढ़, मजबूत किला, सुरक्षा का मजबूत केंद्र, रक्षा का गढ़ या फिर किसी विचार या फिर संस्था का मजबूत आधार। ओके, बैस्टियन का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो किसी चीज़ की मजबूती से रक्षा करती हो, या फिर किसी आइडिया, ट्रेडिशन, वैल्यू या फिर सिस्टम का स्ट्रॉन्गर सेंटर हो। पहले ज़माने में बैस्टियन का क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था किला, ठीक है। कोई ऐसा फोर्ट का वो मतलब कि मजबूत हिस्सा जहां से दुश्मन पर नजर रखी जाती थी और हमला होने पर रक्षा की जाती थी, तो उस पर्टिकुलर हिस्से को जो है वो बैस्टियन कहा जाता था। बेसिकली किले को जो है वो मतलब कि पहले के ज़माने में बैस्टियन कहते थे, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में बैस्टियन का यूज़ जो है वो ज़्यादा फिगरेटिव तरीके से होने लगा है। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ग्रुप है, अगर वो हमारी वैल्यू को, हमारे कल्चर को, हमारी डेमोक्रेसी को या फिर हमारे ट्रेडिशन को मजबूती से बचा कर रखता है, तो उसे जो है वो बैस्टियन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आजकल जो है वो फिगरेटिव सेंस में इस चीज़ का यूज़ होने लगा है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बैस्टियन का मतलब सिर्फ फोर्ट यानी कि किला नहीं होता है, क्योंकि फोर्ट का क्या होता है, फोर्ट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक किला या फिर मिलिट्री स्ट्रक्चर, जबकि बैस्टियन क्या है, तो या तो फोर्ट का मजबूत डिफेंसिव हिस्सा या फिर किसी आइडिया, वैल्यू या फिर सिस्टम का स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टर, तो उसे भी हम जो है वो बैस्टियन कहते हैं। यानी कि आज के इंग्लिश में बैस्टियन अक्सर फिजिकल प्लेस से ज़्यादा सिंबॉलिक मीनिंग में यूज़ होने लगा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक स्कूल है जो कि पिछले 100 सालों से क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। वो डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के वैल्यूज़ को कभी भी ख़त्म नहीं होने देता। तो सब लोग उस स्कूल को क्या करते हैं, तो रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, अच्छा मानते हैं। तो वो स्कूल क्या है, अ बैस्टियन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है। इस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ कर पाएंगे। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिटी में लोग अपनी पुरानी कल्चर और ट्रेडिशंस को बहुत ही संभाल कर रखते हैं। मॉडर्न ज़माने में भी वो अपनी पहचान नहीं छोड़ते। तो वो सिटी क्या है, अपनी कल्चर का बैस्टियन है, ठीक है, अपने कल्चर का क्या है, प्रोटेक्टर है, इस तरीके से।
या फिर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि एक न्यूज़पेपर है जो कि हमेशा सच्चाई और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करता है। किसी प्रेशर में आकर भी मतलब कि अपने प्रिंसिपल्स नहीं बदलता, बिल्कुल वैसा ही रहता है, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर क्या है? अ बैस्टियन ऑफ फ्री जर्नलिज्म है। इस तरीके से भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बैस्टियन का मतलब होता है किसी चीज़ की मजबूत रक्षा करने वाला सेंटर या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बैस्टियन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी मतलब कि डेली लाइफ के एग्जांपल्स है जिनसे आपको जो ये वर्ड है वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं द लाइब्रेरी इज़ अ बैस्टियन ऑफ नॉलेज, मतलब कि लाइब्रेरी ज्ञान का मजबूत केंद्र है। यानी कि एक तरीके से इसे समझ लीजिए कि बैस्टियन का मतलब आपको पता है कि किला है, तो आप क्या समझिए कि लाइब्रेरी जो है वो एक ऐसा किला है जहाँ पर जो है वो ज्ञान का भंडार होता है। किला ही समझिए आप, लेकिन जो है वो उसे अलग कॉन्टेक्स्ट में समझिए, फिगरेटिव मीनिंग के हिसाब से समझिए, ठीक है। यानी कि वहाँ पर नॉलेज को प्रिजर्व और प्रमोट किया जाता है। जैसे कि किले में हमें सुरक्षा मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में जो है वो लोग दुश्मन पर नज़र रखने के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए जो है वो किले का यूज़ करते थे, फोर्ट का यूज़ करते थे बेसिकली, जिसे बैस्टियन कहा जाता था। तो उसी तरीके से ये भी है कि लाइब्रेरी जो है वो नॉलेज का भंडार है, नॉलेज का किला है, जहाँ पर नॉलेज को प्रिजर्व भी किया जाता है और प्रमोट भी किया जाता है। तो आपको ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि फिगरेटिव मीनिंग में हम कैसे यूज़ करेंगे और जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो कैसे हमें जो है वो याद रखना है। इस तरीके से एक ही मीनिंग आप ध्यान रखिए, बस आप कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। दूसरा हमारा सेंटेंस आता है द यूनिवर्सिटी रिमेन्स अ बैस्टियन ऑफ एक्सीलेंस। मतलब कि यूनिवर्सिटी आज भी हाई क्वालिटी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एक ऐसा किला है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी क्या होती है, तो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखती है। इस तरीके से आप समझ पाओगे। या फिर हम जो है वो तीसरा सेंटेंस देखें तो विलेज इज़ अ बैस्टियन ऑफ ट्रेडिशन। मतलब कि ये जो गाँव है वो अपनी परंपराओं को मजबूती से संभाल कर रखता है। यानी कि एक गाँव क्या है, तो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा किला है जहाँ पर जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है, वो आज भी जो है वो संजो कर बिल्कुल संभाल कर रखे जाते हैं। लोग अपने कल्चर और वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते। इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे। ओके, यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि बैस्टियन का मतलब होता है किसी आइडिया, कोई वैल्यू, कोई कल्चर, कोई इंस्टीट्यूशन या फिर सिस्टम का मजबूत रक्षक या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बैस्टियन। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड, फोर्ट्रेस या फिर बुलवर्क, ठीक है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का क्या मतलब होता है? मजबूत गढ़ या फिर सुरक्षित जगह, बिल्कुल सेफ जगह। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड ये जो वर्ड है वो फिजिकल और फिगरेटिव दोनों मीनिंग में यूज हो सकता है, जबकि हमारा ये जो बैस्टियन है वो ज़्यादातर किसी प्रिंसिपल, वैल्यू या फिर इंस्टीट्यूशन के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए यूज होता है। तो आपको ये जो डिफरेंस है वो याद रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही मजबूत किला, ठीक है। फोर्ट्रेस मोस्टली फिजिकल बिल्डिंग होती है, जबकि बैस्टियन सिंबॉलिक मीनिंग में भी यूज हो सकता है। बैस्टियन भी वैसे किला होता है, लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादा हम सिंबॉलिक मीनिंग में यूज करने लगे हैं। दोनों भी मीनिंग जो है वो कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन फोर्ट्रेस जो है वो फिजिकल बिल्डिंग को ही डिनोट करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है मजबूत प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस। बुलवर्क प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जबकि बैस्टियन प्रोटेक्शन के साथ साथ किसी वैल्यू या फिर सिस्टम के स्ट्रॉन्ग सेंटर को भी दिखाता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो उस चीज़ का स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है, वहां पर वो जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा पैमाने में मतलब कि प्रोटेक्ट की जाती है। इस तरीके से भी आपको जो है वो मतलब कि बैस्टियन में समझाया जाता है। जबकि बुलवर्क क्या है? तो बुलवर्क एक मजबूत प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी या फिर फेल्यूर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी या फिर मतलब कि ताकत की कमी, स्ट्रेंथ की कमी। तो उसे हम जो है वो वीकनेस कहते हैं। ये हमारे बेस्टियन का डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जहाँ पर आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सकता है या फिर पहुँच सकता है। तो उसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। बैस्टियन प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ का सिंबल है, जबकि ये जो वल्नरेबिलिटी है ये प्रोटेक्शन की कमी को दिखाता है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड है फेल्यूर। फेल्यूर का मतलब होता है कि अपना रोल सही तरीके से ना निभा पाना, ओके, यानी कि मतलब कि फेल हो जाना, असफलता पाना। तो उसे हम क्या कहते हैं? फेल्यूर हम उसे कहते हैं। बैस्टियन किसी चीज़ को मजबूती से सपोर्ट करता है, जबकि फेल्यूर में क्या होता है? सपोर्ट या फिर सक्सेस की कमी हो जाती है, यानी कि सपोर्ट गिर जाता है या फिर सक्सेस कम हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? फेल्यूर हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने वीकनेस, वल्नरेबिलिटी या फिर फेल्यूर जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है।
तो ये हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द कोर्ट इज द बैस्टियन ऑफ जस्टिस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कोर्ट कोर्ट जो है वो न्याय यानी कि जस्टिस की रक्षा करने वाली एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक ऐसा किला है जहां पर क्या होता है, तो न्याय की रक्षा होती है। कोर्ट का काम कानून के हिसाब से फैसला देना और लोगों के अधिकारों की हिफाजत करना होता है। यहाँ पर बैस्टियन का मतलब है एक ऐसा स्ट्रॉन्गर सेंटर जहां पर जस्टिस के प्रिंसिपल्स को मजबूती से बचाकर रखा जाता है और उनका सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि बैस्टियन यानी क्या है और कैसे आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉस्टिक। दोस्तों कॉस्टिक का मतलब होता है कटु, तीखा, कड़वा, चुभने वाला, कठोर, व्यंग्यात्मक या फिर झुलसा देने वाला रासायनिक पदार्थ के लिए। ओके, मतलब कि केमिकल प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कि कोई चीज झुलस जाती है, उस तरीके से जल जाती है, उस तरीके से। ओके, यानी कि कॉस्टिक एक ऐसा वर्ड है जिसके दो पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो कॉस्टिक का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसा कमेंट या फिर ऐसा क्रिटिसिज्म जो इतना ज्यादा कड़वा, इतना ज्यादा तीखा और चुभने वाला हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए। यानी कि जब कोई इंसान किसी को बहुत ही हार्श, सरकास्टिक और इंसल्टिंग वर्ड्स में क्रिटिसाइज करता है, मतलब कि उसे भला बुरा कहता है, तो उसकी बात को कॉस्टिक कह सकते हैं। उसकी बात कैसी है, तो बहुत ही ज्यादा कड़वी है, चुभने वाली है, तीखी है, इस तरीके से। ओके, इस मीनिंग में जो है वो कॉस्टिक का रिलेशन हार्श, क्रिटिसिज्म, सरकाजम और हर्टफुल लैंग्वेज यानी कि हमारी जो बुरी मतलब लैंग्वेज होती है, यानी कि जो दूसरों को मतलब कि हर्ट कर सकती है, ऐसी लैंग्वेज से इसका रिलेशन होता है। अब दूसरे मीनिंग को समझते हैं, तो दूसरे मीनिंग में इसका मतलब क्या होता है कॉस्टिक का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो किसी को जला दे या फिर किसी को अपने अंदर घोल दे, डिजॉल्व कर दे, घुला सके बेसिकली, तो उसे भी हम जो है वो कॉस्टिक कहते हैं। साइंस में कॉस्टिक चीजें वो केमिकल्स होती है जो स्किन या फिर मेटल्स को डैमेज कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्टिक सोडा होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे भी हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर जो पहला वाला जो मीनिंग था ना हमारा, हार्श वर्ड्स वाला, वही पूछा जाता है। ये हमारा केमिकल सब्सटेंस वाला नहीं पूछा जाता। तो आपको जो है वो मतलब ध्यान आपको दोनों ही रखने हैं। आपको नॉलेज सारी ही चीज़ों की होनी चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। हमें जो है वो मतलब कि हमारा जो पहला मीनिंग है, यानी कि ऐसी क्रिटिसिज्म करना, किसी को ऐसी बातें करना जो से जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाए, आपकी जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीखे हो, कड़वे हो, चुभने वाले हो, कोई बुरा मान जाए आपकी बातों से, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉस्टिक। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कॉस्टिक का मतलब सिर्फ रूड होना नहीं होता, क्योंकि रूड का क्या मतलब होता है बदतमीज या फिर इम्पोलाइट, बल्कि कॉस्टिक का क्या मतलब होता है इतना तीखा, इतना हार्श कमेंट करना कि वो सामने वाले को मतलब कि इमोशनली हर्ट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉस्टिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉस्टिक में शार्प क्रिटिसिज्म भी होता है, सरकाजम भी होता है, यानी कि कभी कभी आप जो है वो मजाक में लेकर भी जो है वो मतलब कि किसी को मतलब कि ऐसी बुरी बातें बोल देते हो, तो तब भी उसे बुरा लग सकता है मजाक मजाक में, या फिर इमोशनल हर्ट भी मतलब कि सामने वाला इंसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि कॉस्टिक में हम मतलब कि इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझेंगे। सोचो एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद टीचर कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन देखकर लगता है कि तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। टीचर का टोन जो है वो बहुत ही हार्श है। उन्होंने नॉर्मल मतलब की बात की है, लेकिन उससे समझ आ रहा है कि वो मतलब कि क्रिटिसाइज कर रही है उस चीज़ को। तो इस बात से क्या होता है कि स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो टीचर ने क्या किया कि कॉस्टिक रिमार्क दिया स्टूडेंट को। इस तरीके से आप समझ पाओगे। या फिर मान लीजिए कि एक एक्टर है जिसकी मूवी रिलीज होती है और एक क्रिटिक लिखता है कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर, मतलब कि एक ऐसा है तो बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म है, किसी की बुराई हो रही है यहाँ पर, बहुत ही मतलब कि एक तीखा कमेंट है, तो ये भी कॉस्टिक रिव्यू होता है। ओके, या फिर मान लीजिए कि एक दोस्त है जो कि मजाक के नाम पर बार बार ऐसे कमेंट्स करता है जो दिल को मतलब कि चुभ जाते हैं मजाक मजाक में। ठीक है, तो उसके कमेंट्स कैसे हैं, तो कॉस्टिक कमेंट्स है। ओके, बहुत ही तीखे हैं, कठोर है, बहुत ही मतलब कि बुरा फील करवाने वाले कमेंट्स है, तो उन्हें भी हम जो है वो कॉस्टिक कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप इतना ध्यान रखना है कि कॉस्टिक का मतलब होता है बहुत ही कड़वा, बहुत ही तीखा, चोट पहुंचाने वाला, स्पेशली कोई वर्ड्स या फिर हमारी क्रिटिसिज्म, तो उसे हम कहेंगे कॉस्टिक। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं हिज कॉस्टिक रिमार्क्स अपसेट एवरीवन, मतलब कि उसकी कड़वी बातों ने सबको दुखी कर दिया, यानी कि उसने बहुत ही हार्श कमेंट्स किए इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे शी रिप्लाइड इन अ कॉस्टिक टोन, मतलब कि उसने बहुत ही तीखे और चुभने वाले अंदाज में जो है वो जवाब दिया, यानी कि उसकी बातें सुनकर सामने
सामने वाले को बुरा लगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे द जर्नलिस्ट रोट अ कॉस्टिक रिव्यू, मतलब कि जर्नलिस्ट ने क्या किया कि बहुत ही हार्श रिव्यू लिखा, यानी कि उसने सिर्फ तीखी और कड़वी क्रिटिसिज्म की, इस तरीके से। ओके, यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि कॉस्टिक का मतलब होता है ऐसा कमेंट, ऐसा बिहेवियर या फिर ऐसा क्रिटिसिज्म जो बहुत ही तीखा हो, बहुत ही कड़वा हो और इमोशनली हर्ट कर देने वाला हो, या फिर साइंस में यानी कि ऐसा केमिकल जो जला सकता हो। तो ये जो दोनों ही मीनिंग्स है वो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो मीनिंग है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला जो केमिकल वाला मीनिंग है वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान आपको दोनों ही रखने हैं। अब अगर बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सिनोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो सिनोनिम्स में हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, हार्श, स्कैथिंग या फिर बाइटिंग। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, हार्श आता है। हार्श का क्या मतलब होता है, कठोर या फिर सख्त। ओके, हार्श एक जनरल वर्ड है, जबकि ये जो कॉस्टिक है इसमें सरकाज़म भी हो सकता है, चुभने वाली बातें भी हो सकती है, यानी कि इन सारी चीज़ों की फीलिंग ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्केथिंग, स्केथिंग या फिर स्कैथिंग। ओके, स्केथिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही तीखी और बुरी क्रिटिसिज्म करने वाला। स्केथिंग और कॉस्टिक काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्केथिंग क्रिटिसिज्म और भी ज़्यादा सीवियर और डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। यानी कि स्केथिंग में क्या होती है, तो क्रिटिसिज्म और भी ज़्यादा सीवियर होती है, और भी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप होती है, और भी ज़्यादा हार्श होती है, इस तरीके से। यानी कि स्केथिंग और भी मतलब कि ज़्यादा हाई फाई वर्ड है कंपेयरिंग टू कॉस्टिक। अब तीसरा हमारा वर्ड आता है बाइटिंग। दोस्तों बाइटिंग का मतलब होता है तीखा और दिल को चुभाने वाला। ओके, बाइटिंग या फिर बिटिंग, बिटिंग जो है वो विटी और सरकास्टिक कमेंट्स के लिए यूज होता है, जबकि कॉस्टिक में इमोशनल हर्ट और हार्शनेस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये तो हमने सारे हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने हार्श, स्केथिंग या फिर बाइटिंग जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, काइंड, जेंटल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु या फिर नरम स्वभाव वाला। ओके, उसे हम काइंड कहते हैं। ये कॉस्टिक का डायरेक्ट अपोजिट है। कॉस्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि कोई इंसान बहुत ही मतलब कि ऐसी बातें करता है, ऐसे कमेंट्स करता है जो मतलब कि सामने वाले को बुरा फील करवा दे, उसके कमेंट्स बहुत ही तीखे होते हैं, रूड होते हैं। लेकिन काइंड में क्या है कि किसी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, नरम स्वभाव है, दयालु है, तो उसे हम काइंड कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नरम, शांत और विनम्र। ओके, जेंटल बातें मतलब कि आपको सुकून देती है, जबकि कॉस्टिक बातें क्या करती है, चोट चोट पहुंचाती है, आपको बुरा फील करवाती है, इस तरीके से। तीसरा हमारा वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है तारीफ करने वाला या फिर परेशानी से मतलब कि सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है तारीफ करने वाला या फिर प्रशंसा से भरा भरा हुआ। ओके, यानी कि तारीफ करना बहुत ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री उसे हम कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में अप्रिसिएशन होती है, यानी कि किसी चीज़ की सराहना होती है, किसी चीज़ की तारीफ होती है, किसी चीज़ की प्रशंसा होती है। जबकि कॉस्टिक में क्या होता है, तो हार्श क्रिटिसिज्म होता है, बुराई होती है बेसिकली, तो उसे हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो ये सारा आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि तारीफ करने वाला या फिर प्रशंसा करने वाला, सराहना करने वाला, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये सारे हमने क्या कर लिए, हमारे एंटोनिम्स डिस्कस कर लिए, जहाँ पर हमने काइंड, जेंटल और कॉम्प्लीमेंट्री जैसे वर्ड्स को देखा है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर्स कॉस्टिक कमेंट्स हर्ट द एम्प्लॉयज़। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ से इतनी ज़्यादा कड़वी और तीखी बातें कही कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मैनेजर के कमेंट सिर्फ फीडबैक नहीं थे, बल्कि उनके यानी कि बल्कि उनके जो कमेंट्स थे उनमें हार्शनेस और क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा थी कि एम्प्लॉयज़ इमोशनली हर्ट हो गए। यहाँ पर कॉस्टिक का मतलब हमने क्या समझ के यूज़ किया है, तो यहाँ पर कॉस्टिक का मतलब है ऐसे कमेंट्स जो बहुत ही तीखे हो, चुभने वाले हो और दिल को दुख पहुंचाने वाले हो, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो इस सेंटेंस में यूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ चुका है कि कॉस्टिक यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमेनिटी। दोस्तों अमेनिटी का मतलब होता है सुविधा, सुख सुविधा, आरामदायक सुविधा, सार्वजनिक सुविधा या फिर आवश्यक सुविधा। यानी कि अमेनिटी का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटीज़ या फिर कन्वीनियंस जो किसी जगह को ज़्यादा कंफर्टेबल, यूज़फुल और प्लेजेंट बना दे। यानी कि वो एक्स्ट्रा या फिर इंपॉर्टेंट सुविधाएं जो लोगों की लाइफ को आसान बनाती है और कंफर्टेबल बनाती है, उन्हें ही हम अमेनिटीज़ कहते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर होटल्स में यूज़ होता है, अपार्टमेंट्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, पार्क्स में, शॉपिंग मॉल्स में और सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। फैसिलिटीज़ किस तरीके की फैसिलिटीज़, जैसे कि वाईफाई है, स्विमिंग पूल है, जिम है,
पार्किंग, लिफ्ट है, गार्डन है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है यानी कि प्ले ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, पावर बैकअप है। तो ये सब अम्यूनिटीज़ के एग्जाम्पल है जो कि हमारी लाइफ को क्या करती है, तो बहुत ज़्यादा ईजियर बना देती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अम्यूनिटी का मतलब सिर्फ फैसिलिटी नहीं होता। फैसिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी सुविधा या फिर कोई भी सर्विस, चाहे वो हमारी मतलब कि लाइफ को इजी बनाए या फिर ना बनाए, उसे भी हम जो है वो फैसिलिटी कहते हैं। लेकिन अम्यूनिटी क्या होती है, अम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटी जो हमें कंफर्ट दे, हमें कन्वीनियंस दे या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करे हमारी, तो उसे हम जो है वो अम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि हर एक अम्यूनिटी हर एक फैसिलिटी हो सकती है, यानी कि एक अम्यूनिटी जो है वो एक फैसिलिटी कही जा सकती है, लेकिन हर फैसिलिटी अम्यूनिटी नहीं कही जा सकती। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग में स्टेयरकेस होना एक बेसिक फैसिलिटी है, लेकिन उस बिल्डिंग में जिम, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस होना अम्यूनिटीज़ है। ये थोड़ी मतलब कि हमारी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जांपल्स है जिनसे आपको जो है वो ये वर्ड समझने में आसानी होगी। जैसे कि सोचो तुम दो अपार्टमेंट जो है वो देखने के लिए जाते हो। पहले अपार्टमेंट में सिर्फ रूम्स और किचन है, और दूसरे अपार्टमेंट में जो है वो मतलब कि जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है, लिफ्ट भी है, सिक्योरिटी और पार्किंग भी है। तो दूसरे अपार्टमेंट में ज़्यादा अम्यूनिटीज़ है, इस तरीके से आप कह सकते हो। या फिर मान लीजिए कि एक होटल है, वहाँ पर जो है वो फ्री वाईफाई है, ब्रेकफास्ट है, एसी रूम्स है, स्विमिंग पूल भी दिया जाता है। तो ये सब क्या है, होटल की अम्यूनिटीज़ है। या फिर एक और एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि एक सिटी है, एक शहर है, वहाँ पे जो है वो अच्छे पार्क्स है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ है, और स्कूल्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ये सब क्या है, उस सिटी की इंपॉर्टेंट पब्लिक अम्यूनिटीज़ है। यानी कि आपको सिंपल वर्ड्स में बस इतना ध्यान रखना है कि अम्यूनिटी के मतलब, अम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, ऐसी सुविधा जो किसी जगह को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अम्यूनिटी। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द होटल ऑफर्स एक्सीलेंट अम्यूनिटीज़, मतलब कि होटल बहुत ही अच्छी सुविधाएं देता है, वहाँ पर गेस्ट के कंफर्ट के लिए भी कई फैसिलिटीज़ है। इस तरीके से आप कह सकते हो। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है द अपार्टमेंट हैज़ मॉडर्न अम्यूनिटीज़, मतलब कि उस अपार्टमेंट में मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी गई है, जैसे कि जिम है, लिफ्ट है, पार्किंग है, और भी बहुत सारी दूसरी सुविधाएं मतलब कि अवेलेबल है। या फिर हम कह सकते हैं द सिटी प्रोवाइड्स मैनी पब्लिक अम्यूनिटीज़, मतलब कि सिटी में जो है वो लोगों के लिए बहुत ही पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि जैसे कि पार्क्स होते हैं, अच्छे रोड्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट भी अच्छे होते हैं। इस तरीके से जो है वो मतलब कि सिटी में जो है वो बहुत सारी पब्लिक अम्यूनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आपको ओवरऑल मीनिंग के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि अम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटी या फिर कन्वीनियंस जो किसी जगह को कंफर्टेबल बनाती है, प्लेजेंट बनाती है और बेटर बनाती है, तो उसे हम कहते हैं अम्यूनिटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, फैसिलिटी, कन्वीनियंस या फिर कंफर्ट। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा या फिर सर्विस। फैसिलिटी एक जनरल वर्ड है, जबकि अम्यूनिटी में जो है वो ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा कन्वीनियंस देने वाली चीज़ों को मतलब कि शामिल किया जाता है। दूसरा हमारा वर्ड है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी या फिर सुविधा, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनसे आपकी लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा आसान बन जाती है। कन्वीनियंस किसी काम को आसान बनाने पर फोकस करता है, जबकि अम्यूनिटी फिजिकल फैसिलिटीज़ या फिर सर्विस को भी इंक्लूड करता है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम या फिर सुकून। कंफर्ट एक फीलिंग है, जबकि अम्यूनिटी वो फैसिलिटी है जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कंफर्ट क्या है, कंफर्ट एक फीलिंग होती है, और अम्यूनिटी क्या है, अम्यूनिटी वो चीज़ है, मतलब कि वो फैसिलिटी है जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये भी आपको डिफरेंस समझना है। ये दोनों वर्ड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, कंफर्ट और अम्यूनिटी। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने फैसिलिटी, कन्वीनियंस और कंफर्ट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स हैं, इनकन्वीनियंस, डिसकम्फर्ट या फिर हार्डशिप। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या फिर परेशानी। ओके, जब आपको जो है वो मतलब कि कंफर्ट नहीं मिलता है, आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है किसी चीज़ में, तो उसे हम जो है वो इनकन्वीनियंस कहते हैं। ये हमारे अम्यूनिटी का डायरेक्ट अपोजिट है। इसके बाद हमारा वर्ड आता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है आराम की कमी या फिर बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस होना, तो उसे हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। जहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्कम्फर्ट। अम्यूनिटी क्या करती है, अम्यूनिटी कंफर्ट को बढ़ाती है, जबकि डिस्कम्फर्ट कंफर्ट को कम कर देती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल या फिर कठिन परिस्थिति।
अम्यूनिटी लाइफ को आसान बनाती है, जबकि हमारी जो हार्डशिप है वो लाइफ को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है। हार्डशिप यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना, कठिन परिस्थिति होना, स्ट्रगल करना बेसिकली, तो उसे हम हार्डशिप कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट या फिर हार्डशिप जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द न्यू अपार्टमेंट हैज़ ऑल मॉडर्न अमेनिटीज़। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि नए अपार्टमेंट में आज के ज़माने की लगभग सारी ज़रूरी और कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ मौजूद है, जैसे कि जिम है, लिफ्ट है, पार्किंग है, सिक्योरिटी है, पावर बैकअप है, गार्डन या फिर स्विमिंग पूल है, सारी चीज़ें हैं। ओके, ये सब मिलकर वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ को क्या बनाते हैं, और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं, और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाते हैं, और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं। यहाँ पर अमेनिटीज़ का मतलब क्या था कि वो सुविधाएं जो लिविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाती है, लिविंग एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल बनाती है, कन्वीनियंट बनाती है, सॉरी। तो उस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है अमेनिटी, हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैरिज्मेटिक। दोस्तों कैरिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, यानी कि आकर्षक पर्सनालिटी वाला, प्रभावशाली, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, या फिर प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला, यानी कि मतलब कि जिसका मतलब कि पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है, सबको अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम जो है वो कैरिज्मेटिक कह सकते हैं। यानी कि कैरिज्मेटिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी पर्सनालिटी, बात करने का तरीका या फिर कॉन्फिडेंस और बिहेवियर में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो कि लोग उसकी तरफ जो है वो नेचुरली खींचे चले जाए और उसे पसंद करने लगे, तो उसे हम कैरिज्मेटिक कहते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूम में आते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनकी बातें, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी स्माइल, उनका एटीट्यूड लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है, तो उसे हम जो है वो कैरिज्मेटिक कहते हैं। यानी कि ऐसे इंसान को हम जो है वो कैरिज्मेटिक कहते हैं। लेकिन दोस्तों कैरिज्मेटिक होना सिर्फ गुड लुकिंग होना नहीं होता है, यानी कि इसमें फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं होती है कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। एक इंसान जो है वो एवरेज लुकिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है, तो लोग उससे वैसे भी मतलब कि अगर वो उसके लुक्स इतने अच्छे नहीं है तो भी उससे जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं, तो वो भी क्या है, कैरिज्मेटिक है। दोस्तों इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर हम लीडर्स के लिए करते हैं, जो बहुत ही फेमस लीडर्स होते हैं, जिनका बात करने का तरीका, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, या फिर एक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्पीकर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पब्लिक फिगर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिनका बात करने का तरीका, जिनका मतलब कि रहना सहना हमें बहुत अच्छा लगता है, जिनका मतलब कि सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है वो सारी चीज़ें, तो उसे हम जो है वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी कह सकते हैं। दोस्तों बस आपको इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि कैरिज्मेटिक का मतलब सिर्फ ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम नहीं होता, क्योंकि ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम का क्या मतलब होता है, अच्छा दिखने वाला, जिसके लुक्स अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कैरिज्मेटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी और प्रेजेंस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग उससे नेचुरली इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, उसकी तरफ खींचे चले जाए। यानी कि कैरिज्मा का रिलेशन लुक से कम और पर्सनालिटी से ज़्यादा होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इस वर्ड को हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल में जो है वो दो टीचर्स हैं। पहला टीचर जो है वो सिर्फ बुक पढ़कर क्लास खत्म कर देता है, और दूसरा टीचर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता है, फनी एग्जांपल्स देता है, स्टूडेंट्स को एंगेज रखता है, इन्वॉल्व करता है, और सब उसकी क्लास का वेट करते हैं रोज। ओके, तो दूसरा टीचर क्या है, कैरिज्मेटिक है। ओके, या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए कि एक लीडर जो है वो स्टेज पर स्पीच देता है, उसकी स्पीच इतनी ज़्यादा पावरफुल और इंस्पायरिंग होती है कि हज़ारों लोग उससे मोटिवेट हो जाते हैं, तो वो एक कैरिज्मेटिक लीडर है। या फिर मान लीजिए कि एक यूट्यूबर है जो कि कैमरा के सामने इतनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है कि लोग उसकी वीडियोस बार बार देखना पसंद करते हैं, तो वो क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पर्सनालिटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, कैरिज्मेटिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करे, तो उसे हम जो है वो कैरिज्मेटिक कहते हैं। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं शी इज़ अ कैरिज्मेटिक स्पीकर, मतलब कि वो बहुत ही इंप्रेसिव स्पीकर है, यानी कि उसकी बात लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द एक्टर हैज़ अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, मतलब कि एक्टर की पर्सनालिटी कैसी है, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग उसकी प्रेजेंस और स्टाइल से इंप्रेस होते हैं, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे हिज कैरिज्मेटिक लीडरशिप इंस्पायर्ड द टीम, मतलब कि उसकी इंप्रेसिव लीडरशिप ने टीम को क्या किया,
मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उसके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ने सबको प्रभावित किया। इस तरीके से भी आप जो है वो सेंटेंस में कैरिज्मेटिक का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कैरिज्मेटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका कॉन्फिडेंस, जिसका बिहेवियर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि लोग उसकी तरफ खुद ब खुद खिंच जाए या फिर उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैरिज्मेटिक। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, मैग्नेटिक, चार्मिंग या फिर कैप्टिवेटिंग। मैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसा जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो है वो खींचता है, मतलब कि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है, या फिर जो मतलब कि जो भी चीज़ें होती है जो उससे अट्रैक्ट होती है तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन पर फोकस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक ये जो वर्ड है वो किस पर चीज़ पर फोकस करता है? अट्रैक्शन पर फोकस करता है। जबकि कैरिज्मेटिक अट्रैक्शन के साथ साथ लीडरशिप और इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है। इस तरीके से आपको डिफरेंस भी समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है चार्मिंग। दोस्तों चार्मिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, दिल जीत लेने वाला या फिर प्लेजेंट, जो हमें अच्छा लगता है बेसिकली, तो उसे हम चार्मिंग कहते हैं। चार्मिंग में बेसिकली स्वीटनेस और लाइकेबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि कैरिज्मेटिक में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है इतना इंटरेस्टिंग या फिर इतना अट्रैक्टिव होना कि लोगों का पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच ले जाए, तो उसे हम कैप्टिवेटिंग कहते हैं। कैप्टिवेटिंग किसी इंसान, किसी स्पीच या फिर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ हो सकता है। जबकि कैरिज्मेटिक ज़्यादातर किसके लिए यूज़ हो सकता है? तो पर्सनालिटी और लीडरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। तो ये भी आपको जो है वो डिफरेंस समझना है। तो ये सारे हमारे क्या थे? तो सिनोनिम्स थे, जहाँ पर हमने मैग्नेटिक, चार्मिंग या फिर कैप्टिवेटिंग जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों ये तो सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की तरफ आते हैं, तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, अनइंस्पायरिंग, डल या फिर अनअपीलिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनइंस्पायरिंग। अनइंस्पायरिंग का मतलब होता है जो किसी को मोटिवेट ना करे, किसी को इंप्रेस ना करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, तो उसे हम अनइंस्पायरिंग कहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से हमें मोटिवेशन फील नहीं होता, इंस्पायर्ड फील नहीं होता, तो उसे हम अनइंस्पायरिंग कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है डल। डल का मतलब होता है बोरिंग या फिर बिना एक्साइटमेंट के। कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को या फिर एनर्जेटिक अट्रैक्टिव दिखाता है ना, जबकि डल पर्सनालिटी को बोरिंग बना देता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अनअपीलिंग। अनअपीलिंग का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी ना हो, तो उसे हम कहते हैं अनअपीलिंग। कैरिज्मेटिक लोगों को अट्रैक्ट करता है, जबकि अनअपीलिंग लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। इस तरीके से आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द CEO इज नोन फॉर हिज कैरिज्मेटिक लीडरशिप। यानी कि इसका मतलब है कि जो CEO है वो अपनी इंप्रेसिव पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्टाइल के लिए मशहूर है, यानी कि उसके लिए वो जाना जाता है। जब वो अपनी टीम से बात करता है या फिर कोई भी डिसीजन लेता है, तो लोग उसकी बातों से मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर कैरिज्मेटिक लीडरशिप का मतलब है, और यहाँ पर कैरिज्मेटिक लीडरशिप का क्या मतलब है? ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ अथॉरिटी से नहीं बल्कि पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंस से लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीत लेती है, तो उसे हम कहते हैं कैरिज्मेटिक लीडरशिप। आई होप आपको कैरिज्मेटिक यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेकोरस। दोस्तों डेकोरस का मतलब होता है शिष्ट, मर्यादित, सभ्य, विनम्र या फिर उचित व्यवहार करने वाला या फिर शालीन, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स हैं। डेकोरस का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर, ऐसी ड्रेसिंग, ऐसी लैंग्वेज या फिर ऐसा कंडक्ट, यानी कि ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार जो किसी सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल उचित हो, बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, पोलाइट हो, रिस्पेक्टेबल हो। ओके, इस तरीके से यानी जब कोई इंसान हर जगह अच्छे मैनर्स, अच्छे डिसिप्लिन और डिग्निटी के साथ बिहेव करता है और ऐसा कुछ भी नहीं करता जो लोगों को इनएप्रोप्रिएट या फिर एम्बैरेसिंग लगे, तो उसे डेकोरस कहते हैं। ओके, इस वर्ड का फोकस सिर्फ पोलाइटनेस पर नहीं होता है बल्कि प्रॉपर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आपका बिहेवियर कितना अच्छा है उस पर भी ज़्यादा फोकस होता है। ओके, जैसे कि स्कूल में डिसिप्लिन से रहना, कोर्ट में जो है वो रिस्पेक्टफुली बात करना, टेम्पल में शांति रखना, मीटिंग में प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करना, तो ये सब डेकोरस बिहेवियर के एग्जाम्पल्स है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी कि डेकोरस का मतलब सिर्फ पोलाइट होना नहीं होता है। पोलाइट का तो मतलब होता है विनम्र और तमीज से बात करना, बल्कि डेकोरस का मतलब होता है हर सिचुएशन के हिसाब से प्रॉपर, रिस्पेक्टेबल और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर रखना। यानी डेकोरस में गुड मैनर्स प्लस डिग्निटी प्लस एप्रोप्रिएटनेस तीनों होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी वर्ड को हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे कि सोचो एक स्टूडेंट स्कूल में असेंबली में खड़ा है, सब स्टूडेंट चुपचाप मतलब कि प्रिंसिपल की बात सुन रहे हैं और एक स्टूडेंट भी डिसिप्लिन से खड़ा रहता है,
मतलब कि एक स्टूडेंट भी डिसिप्लिन से खड़ा रहता है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो उसका बिहेवियर कैसा है, डेकोरस है। ओके, या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए कि एक शादी में सब लोग अच्छे कपड़े पहनकर रिस्पेक्ट के साथ गेस्ट से मिलते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, तो सबका बिहेवियर कैसा है, तो डेकोरस है। ओके, या फिर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो एक एम्प्लॉय ऑफिस मीटिंग में बिना किसी को इंटरप्ट किए, बिना किसी को परेशान किए अपनी बात रिस्पेक्टफुली मतलब कि रखता है, सबके सामने जो है वो मतलब कि अपनी बात बताता है, तो उसने डेकोरस कंडक्ट दिखाया है। इस तरीके से भी आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डेकोरस का मतलब होता है हर सिचुएशन में बिल्कुल अच्छा रहना, सभ्य रहना, उचित तरीके से बिहेव करना, अच्छा कंडक्ट रखना, तो उसे हम कहते हैं डेकोरस। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं शी रिमेन्ड डेकोरस ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब कि मीटिंग के दौरान उसका बिहेवियर कैसा था, तो बहुत ही मतलब कि शिष्ट था, बहुत ही अच्छा था, डिसिप्लिन में था, उसने रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन के साथ मतलब कि सबसे बात की। या फिर हम कह सकते हैं हिज डेकोरस मैनर्स इम्प्रेस्ड एवरीवन, मतलब कि उसके अच्छे मैनर्स ने सबको क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया, यानी कि वो हर किसी से तमीज़ और रिस्पेक्ट से बात कर रहा था या फिर मिल रहा था, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द स्टूडेंट्स वर डेकोरस इन द क्लासरूम, मतलब कि स्टूडेंट अपने क्लासरूम में बहुत ही डिसिप्लिन थे, उन्होंने अच्छा और प्रॉपर बिहेवियर दिखाया। इस तरीके से भी आप जो है वो मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डेकोरस का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो मतलब कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्टेबल और सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल सही हो, तो उसे हम डेकोरस कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, प्रॉपर, रिस्पेक्टफुल या फिर डिग्निफाइड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित या फिर सही तरीके का। प्रॉपर क्या है, तो एक जनरल वर्ड है, जबकि डेकोरस स्पेशली सोशल मैनर्स और रिस्पेक्टेबल बिहेवियर को एम्फेसाइज करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रिस्पेक्टफुल। दोस्तों रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मान दिखाने वाला। रिस्पेक्टफुल सिर्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करता है, यानी कि सम्मान पर फोकस करता है, जबकि डेकोरस में रिस्पेक्ट के साथ साथ डिसिप्लिन और अप्रोप्रिएटनेस भी होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड है डिग्निफाइड। दोस्तों डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण या फिर शान के साथ, ठीक है। डिग्निफाइड में सीरियसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, जबकि डेकोरस में सोशल मैनर्स और प्रॉपर कंडक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये भी डिफरेंसेस आपको समझकर चलने हैं। दोस्तों ये सारे हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, जहाँ पर हमने प्रॉपर, रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड, ये सारे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब एंटोनिम्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, इम्प्रॉपर, रूड या फिर इनडेकोरस, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनप्रॉपर। इनप्रॉपर का मतलब होता है अनुचित या फिर गलत बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियर उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं। ये डेकोरस का जो है वो डायरेक्ट अपोजिट है। या फिर इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रूड। रूड का मतलब होता है बदतमीज या फिर असभ्य। डेकोरस में जो है वो अच्छे मैनर्स होते हैं, जबकि रूड में मैनर्स की क्या होती है, तो कमी होती है, ठीक है। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है इनडेकोरस। इनडेकोरस का मतलब होता है अशिष्ट। अशिष्ट यानी कि जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता। अनुचित यानी कि जो उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो उसे हम इनडेकोरस कहते हैं। इनडेकोरस एग्जैक्टली डेकोरस का अपोजिट वर्ड है और ऐसे बिहेवियर को बताता है जो रिस्पेक्टेबल यानी कि इज्जत या फिर सम्मान के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडेकोरस हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने इम्प्रॉपर, रूड या फिर इनडेकोरस जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द गेस्ट मेंटेन्ड अ डेकोरस एटीट्यूड थ्रू आउट द सेरेमनी। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि पूरी सेरेमनी के दौरान सभी गेस्ट ने बहुत ही मतलब कि डिसिप्लिन और रिस्पेक्टेबल बिहेवियर रखा, किसी ने भी शोर नहीं मचाया, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, और सबने सिचुएशन के हिसाब से तमीज़ और डिग्निटी के साथ मतलब कि बिहेव किया। यहाँ पर डेकोरस का मतलब क्या था कि ऐसा बिहेवियर जो सोशल रूल्स और गुड मैनर्स के बिल्कुल मतलब कि अनुरूप हो, बिल्कुल अच्छा हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डेकोरस। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अलोकेट। दोस्तों अलोकेट का मतलब होता है बांटना, निर्धारित करना, किसी काम के लिए देना, किसी उद्देश्य के लिए अलग रखना, तो उसे हम अलोकेट कहते हैं। यानी कि अलोकेट का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे कि पैसा, समय, रिसोर्सेज, सीट्स या फिर हमारी जो जिम्मेदारियाँ, उसको जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस या फिर पर्सन के लिए ऑफिशियली या फिर सिस्टमेटिकली बांटना या फिर निर्धारित करना, उसे हम अलोकेट करना कहते हैं। यानी जब किसी रिसोर्स को सोच समझ कर किसी खास काम के लिए रिजर्व या फिर असाइन किया जाता है,
तो उसके लिए अलोकेट वर्ड का यूज़ होता है। इस वर्ड का यूज़ जो है वो बहुत सी जगह होता है, जैसे कि बजट अलोकेट करना हम कह सकते हैं, टाइम अलोकेट करना, सीट्स अलोकेट करना, रूम्स अलोकेट करना, फंड्स अलोकेट करना, वर्क अलोकेट करना। तो ये सारे जो है वो मतलब कि इस तरीके से हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अलोकेट का मतलब सिर्फ गिव नहीं होता, क्योंकि गिव का क्या मतलब होता है कि कुछ दे देना, किसी को कुछ देना, ओके। बल्कि अलोकेट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस या फिर पर्सन के लिए प्लानिंग के साथ ऑफिशियली या फिर सिस्टमैटिकली असाइन करना। यानी कि अलोकेट में प्लानिंग भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और स्पेसिफिक पर्पस का आइडिया भी होता है। ठीक ठीक है, इस तरीके से। अब इसे जो है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अभी तक तो हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुआ कि अलोकेट यानी होता क्या है। मान लीजिए कि एक टीचर है, उसके पास जो है वो 50 बच्चे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में सिर्फ 5 क्लासरूम्स अवेलेबल है। टीचर हर क्लास में 10-10 स्टूडेंट्स को भेज देता है। तो टीचर ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्लासरूम में अलोकेट किया है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए जो है वो मतलब कि 500 करोड़ अलग रखती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एजुकेशन के लिए अपने फंड्स को अलोकेट कर दिया है, अलग रख दिया है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं। तुम डिसाइड करते हो कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे सोना है, 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, बाकी फैमिली और हॉबीज़ को मतलब कि टाइम देना है। तो तुमने अपना टाइम क्या किया, वाइजली अलोकेट किया, बांट दिया बेसिकली। तो इसका अलग अलग सेंस में जो है वो मतलब कि मीनिंग निकल कर आता है कि कहीं पर आप जो है वो मतलब कि किसी चीज़ को बांट रहे होते हो, किसी चीज़ को फिक्स कर रहे होते हो, किसी काम के लिए आप टाइम दे रहे होते हो, या फिर किसी चीज़ को अलग से निकाल कर रख रहे होते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम अलोकेट करना कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अलोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी खास काम या फिर व्यक्ति के लिए निर्धारित करना या फिर बांट देना, तो उसे हम कहते हैं अलोकेट करना। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास इस वर्ड को समझने के लिए और भी बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, द मैनेजर अलोकेटेड टास्क टू द टीम। मतलब कि मैनेजर ने टीम के मेंबर्स को अलग अलग काम क्या कर दिए, तो बांट दिया यानी कि अलोकेट कर दिया। हर मेंबर को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी दी गई थी। या फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आता है, यू शुड अलोकेट इनफ टाइम फॉर रिविजन। मतलब कि रिविजन के लिए अच्छा खासा टाइम तुम्हें निर्धारित यानी कि निकालना चाहिए। अब इसमें से निकालने वाला सेंस आ गया, पहले बांटने वाला सेंस था। ठीक है, प्लानिंग के साथ पढ़ाई का टाइम बांटो, इस तरीके से। या फिर द स्कूल अलोकेटेड न्यू क्लासरूम्स टू द स्टूडेंट्स। मतलब कि स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए नए क्लासरूम असाइन किए, यानी कि हर क्लास को एक स्पेसिफिक रूम दिया गया, यानी कि यहाँ पर गिव वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि अलोकेट का मतलब होता है किसी रिसोर्स, टाइम, मनी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लानिंग के साथ किसी स्पेसिफिक पर्पस या फिर पर्सन के लिए असाइन करना या फिर बांटना, तो उसे हम कहते हैं अलोकेट करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, असाइन, डिस्ट्रीब्यूट या फिर अपॉर्शन। ठीक है, अब इन तीनों वर्ड्स को हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है असाइन। असाइन का मतलब होता है किसी काम को, मतलब कि किसी को कोई काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। असाइन ज़्यादातर वर्क या फिर ड्यूटी के लिए यूज़ होता है, जबकि अलोकेट जो है वो पैसे, टाइम, रिसोर्सेज और मतलब कि जिम्मेदारी, इन सब के लिए यूज़ हो सकता है। इस तरीके से यानी कि असाइन का क्या मतलब होता है, किसी को कोई काम या फिर मतलब कि जिम्मेदारी देना, तो उसे हम असाइन करना कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या फिर वितरित करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट जनरल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, बांटने को दिखाता है, जबकि अलोकेट में प्लानिंग और स्पेसिफिक पर्पस का आइडिया होता है, इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है अपॉर्शन। अपॉर्शन का मतलब होता है हिस्सा बांटना या फिर प्रपोर्शन के हिसाब से डिवाइड करना, तो उसे हम अपॉर्शन कहते हैं। अपॉर्शन में इक्वल या फिर फिक्स शेयर पर फोकस होता है कि सबको जो है वो बराबर चीज़ मिलेगी, जबकि अलोकेट में किसी भी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो असाइन किया जाता है किसी को भी। ठीक है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ बांटी जाती है, जबकि अपॉर्शन में क्या होता है, तो इक्वल और फिक्स शेयर पर फोकस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे सिनोनिम समझने हैं, जहाँ पर हमने असाइन, डिस्ट्रीब्यूट या फिर अपॉर्शन जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, विदहोल्ड, डिनाई या फिर रिटेन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब होता है रोक लेना या फिर ना देना, अपने पास तक सीमित रखना। ये अलोकेट का जो है वो अपोजिट है। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्ड आता है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना कर देना या फिर किसी चीज़ से वंचित रखना। अलोकेट में जो है वो रिसोर्स दिया जाता है, जबकि डिनाई में
नहीं दिया जाता। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है अपने पास ही रखना। अलोकेट में चीज़ दूसरों के लिए दी जाती है, असाइन की जाती है, जबकि रिटेन में चीज़ अपने पास ही रखी जाती है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे, जहाँ पर हमने विदहोल्ड, डिनाई और रिटेन जैसे वर्ड्स को क्या किया है, तो डिस्कस किया है। अब इसी के साथ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी एलोकेटेड एक्स्ट्रा फंड्स फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी ने एम्प्लॉयज यानी कि जो कर्मचारी है उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से पैसे निर्धारित किए, यानी कि अलग रख दिए बेसिकली। यानी कि कंपनी ने प्लानिंग के साथ बजट का एक हिस्सा सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पस के लिए रिजर्व कर दिया, यानी कि रख दिया। यहाँ पर अलोकेटेड का मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए रिसोर्सेज को ऑफिशियली असाइन या फिर सेट असाइड करना, यानी कि साइड में रख देना, ताकि वो उस चीज़ के लिए काम आ सके, यूज़ किया जा सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अलोकेट यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्लेटेंट। दोस्तों ब्लेटेंट का मतलब होता है खुला हुआ, साफ साफ दिखाई देने वाला, बेहद स्पष्ट या फिर बेझिझक किया गया, ढीठ या फिर बेशर्मी से किया गया, तो उसे हम जो है वो ब्लेटेंट कहते हैं। ब्लेटेंट का मतलब होता है ऐसी गलती, ऐसा झूठ, ऐसी चीटिंग या फिर ऐसा बैड बिहेवियर या फिर रूल ब्रेकिंग जो इतनी ज़्यादा ऑब्वियस और खुलकर हो कि उसे कोई भी आसानी से देख सकता है या फिर समझ सकता है। यानी कि जब कोई इंसान बिना किसी शर्म के ओपनली इतने क्लियरली कुछ गलत करता है कि उसे छुपाने की भी कोशिश नहीं करता, तो उसके लिए हम ब्लेटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर नेगेटिव सिचुएशंस में होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्लेटेंट लाई, यानी कि उसने खुलकर झूठ बोल दिया बिना किसी डर के, यानी कि सबको समझ भी आ गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो बहुत ही ओपनली झूठ बोल रहा था। या फिर ब्लेटेंट चीटिंग हो सकती है, खुलकर सबके सामने चीटिंग करना, सबको दिखाते हुए चीटिंग करना। ब्लेटेंट करप्शन हो सकता है, यानी कि आपको सब दिख रहा है, आपको सब पता है, तो भी आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ब्लेटेंट भेदभाव, यानी कि किसी में मतलब कि दो व्यक्तियों में भेदभाव हो रहा है, सब उसे नोटिस कर रहे हैं, सब उसे देख रहे हैं, यानी कि खुलकर हो रही है सारी चीज़ें। या फिर ब्लेटेंट मिस्टेक हो सकती है, ब्लेटेंट वायलेशन यानी कि उल्लंघन, किसी चीज़ को मतलब कि रूल्स ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ना, तो उसे हम वायलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि ब्लेटेंट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ ऑब्वियस होती है, जो चीज़ आपकी नज़र में होती है, आपको दिख रही होती है, फिर भी आपके सामने वो चीज़ गलत होते हुए भी की जाती है, तो उसे हम ब्लेटेंट कहते हैं। दोस्तों ब्लेटेंट का मतलब सिर्फ ऑब्वियस नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस का क्या मतलब होता है, जो आसानी से हमें समझ आ जाए। ब्लेटेंट का मतलब होता है जो इतना ऑब्वियस हो कि अक्सर इतना ओपनली या फिर शेमलेसली किया गया हो कि सबको तुरंत दिख जाए। यानी कि ब्लेटेंट में जो है वो ऑब्वियसनेस भी होती है, शेमलेसनेस भी होती है, यानी कि किसी को शर्म नहीं आती, इस तरीके का भी सेंस होता है, सीरियसनेस भी की मतलब कि इसका भी फीलिंग होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ब्लेटेंट यानी क्या है। अब दोस्तों उसी तरीके से हम जो है वो इस वर्ड को और कुछ एग्जाम्पल्स की ओर से मतलब कि समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम चल रही है और एक स्टूडेंट है जो कि अपनी बुक जो है वो डेस्क पर रखकर मतलब कि खुलेआम सबके सामने आंसर्स देख रहा है एग्जाम के बीच में, यानी कि वो छुपकर चीटिंग नहीं कर रहा बल्कि सबके सामने कर रहा है, सब देख रहे हैं उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये ब्लेटेंट चीटिंग है। ठीक है, यानी कि खुलेआम हो रहा है ये काम, सब देख रहे हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि एक आदमी है जो कि सबके सामने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है, उसे पता है कि रूल टूट रहा है, फिर भी वो बिना किसी शर्म के ऐसा काम करता है, तो ये क्या है, ब्लेटेंट वायलेशन है, यानी कि रूल्स का उल्लंघन किया गया है। वायलेशन यानी कि तोड़ा गया है, किसी चीज़ को उल्लंघन किया गया है। या फिर एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल झूठी इन्फॉर्मेशन देती है और वो झूठ आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। उन्हें पता है ये सारी चीज़ें कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमारा झूठ मतलब कि पकड़ा भी जा सकता है, फिर भी वो ये काम करते हैं। तो ये कैसा है, अब ब्लेटेंट लाई है। ठीक है, यानी कि एक मतलब कि खुला खुला मतलब कि झूठ है जो सबको साफ साफ नजर आ रहा है, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्लेटेंट का मतलब होता है जो बहुत ही क्लियरली और खुलकर दिखाई दे, खासकर जबकि वो गलत हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लेटेंट। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम पढ़कर जो है वो इस वर्ड को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं इट वॉज अ ब्लेटेंट लाई, मतलब कि वो बिल्कुल साफ साफ और खुलकर बोला गया झूठ था। झूठ इतना ऑब्वियस था कि सबको पता चल गया, यानी कि उसने छुपाने की कोशिश ही नहीं की, वो झूठ लग ही रहा था, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द प्लेयर मेड अ ब्लेटेंट फाउल, मतलब कि प्लेयर ने बहुत ही साफ और ऑब्वियस फाउल किया, यानी कि उसने रूल सबके सामने तोड़ा, इस तरीके से। या फिर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी इग्नोर्ड द ब्लेटेंट सेफ्टी इश्यूज, मतलब कि कंपनी ने साफ दिखाई दे रही सेफ्टी प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर कर दिया, यानी कि जो सेफ्टी उनको मेजर करनी चाहिए थी, जो सेफ्टी मेजर्स उनको जो है वो मतलब कि लेने चाहिए थे, उसको क्या कर दिया, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। यानी कि प्रॉब्लम इतनी ऑब्वियस थी कि उन्हें नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए था, तो इस तरीके से। ओके, यानी कि ब्लेटेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ऑब्वियस, खुलकर और अक्सर बेशर्मी से किया गया हो, खासकर जबकि वो गलत हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लेटेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, ऑब्वियस, फ्लैग्रेंट या फिर कॉन्स्पिशियस। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है जो आसानी से दिखाई दे जाए या फिर जो समझ आ जाए, उसे हम ऑब्वियस कहते हैं। ऑब्वियस एक न्यूट्रल वर्ड है, ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बहुत ही सीरियस और खुलकर किया गया गलत काम, तो उसे हम फ्लैग्रेंट कहते हैं। फ्लैग्रेंट और ब्लेटेंट जो है ये दोनों वर्ड बहुत ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है कॉन्स्पिशियस। दोस्तों कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो आसानी से सबकी नज़र में आ जाए। कॉन्स्पिशियस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जबकि ब्लेटेंट जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव सिचुएशंस में ही यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो हमने सारे जो है वो हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर हमने ऑब्वियस देखा, फ्लैग्रेंट देखा, कॉन्स्पिशियस देखा। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास जो है वो और वर्ड्स हैं, जैसे कि सटल है, हिडन है या फिर इनकॉन्स्पिशियस है। ये सब सारे हमारे एंटोनिम्स है, ठीक है। सटल का क्या मतलब होता है? सटल का मतलब होता है हल्का, छुपा हुआ, आसानी से नोटिस ना होने वाला, ठीक है, जो इतनी आसानी से आप नोटिस नहीं कर सकते, तो उसे हम सटल कहते हैं। ये ब्लेटेंट का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है हिडन। हिडन का मतलब होता है बिल्कुल छुपा हुआ, जो आसानी से पकड़ा ही नहीं जा सकता, जो पूरी तरीके से मतलब कि छुपा हुआ है, तो उसे हम हिडन कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो आसानी से नोटिस ना किया जा सके, ठीक है, उसे हम इनकॉन्स्पिशियस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने सटल, हिडन और इनकॉन्स्पिशियस जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द रेफरी इग्नोर्ड अ ब्लेटेंट फाउल। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्लेयर ने सबके सामने एक बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस फाउल किया, लेकिन रेफरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया या फिर एक्शन नहीं लिया, यानी कि वो गलती दिख रही थी फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। फाउल इतना साफ था कि हर किसी को दिख गया, फिर भी उसे जो है वो इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर ब्लेटेंट का मतलब है ऐसा रूल ब्रेकिंग जो बिल्कुल खुलकर और आसानी से नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये जो ब्लेटेंट है इसका मतलब अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्करेंट। दोस्तों कॉन्करेंट का मतलब होता है एक साथ होने वाला, समकालीन, एक ही समय पर चलने वाला या फिर साथ साथ घटित होने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट हम उसे कहते हैं। यानी कि कॉन्करेंट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें जो एक ही समय पर हो रही हो या फिर साथ साथ चल रही हो, तो उसे हम कॉन्करेंट कहेंगे। यानी कि जब मल्टीपल इवेंट्स, एक्टिविटीज़ या फिर प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में होते हैं, तो उन्हें कॉन्करेंट कहा जाता है। दोस्तों इस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनका टाइम एक ही है और वो एक साथ हो रही है। जैसे कि कॉन्करेंट मीटिंग्स हो सकती है, यानी कि दो मीटिंग्स का एक साथ होना। कॉन्करेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, यानी कि दो एग्जाम्स का एक साथ होना। कॉन्करेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्करेंट यूजर्स हो सकते हैं, कॉन्करेंट इवेंट्स हो सकते हैं, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कॉन्करेंट का मतलब सिर्फ सेम नहीं होता है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही समय पर होने वाला। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। यानी कि दो कॉन्करेंट इवेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग सेम होता है। बस इवेंट जो है वो मतलब कि अगर मान लीजिए कि दो इवेंट्स है, कोई एक इवेंट जो है वो दूसरी चीज़ का है और दूसरा इवेंट जो है वो किसी दूसरी मतलब कि मैटर पर है, तो वो इवेंट्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन टाइम उनका सेम है। वो जो इवेंट्स है दोनों वो एक ही टाइम पर हो रहे हैं, इसलिए हमने जो है वो कॉन्करेंट यूज़ किया है। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे कि इसे हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे समझेंगे। सोचो एक स्कूल में एक ही दिन और एक ही टाइम पर एक स्कूल में जो है वो साइंस एग्जीबिशन चल रही है और दूसरे मतलब कि स्कूल में जो है वो स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रही है, ठीक है। तो दोनों इवेंट्स क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्करेंट इवेंट्स है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहा है और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहा है, तो दोनों काम एक ही समय पर चल रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ है। या फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए तो एक कंपनी एक साथ दो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, यानी कि कंपनी कॉन्करेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। यानी कि कॉन्करेंट का मतलब होता है जो एक ही समय पर साथ साथ हो रहा हो, तो उसे हम कॉन्करेंट कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी इंग्लिश के एग्जाम्पल्स हैं, जिन्हें समझकर आपको और भी आसानी होगी कि कॉन्करेंट का यूज़ कैसे किया जा सकता है या फिर सेंटेंसेस में इसका मतलब क्या निकलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, 2 मीटिंग्स वर हेल्ड कॉन्करेंटली, मतलब कि दोनों मीटिंग्स एक ही समय पर हुई, ठीक है, मीटिंग्स का टाइमिंग सेम था। या फिर हम कहेंगे द ऐप सपोर्ट्स कॉन्करेंट यूजर्स, मतलब कि ऐप को एक ही वक्त में कई यूजर्स यूज कर सकते हैं, यानी कि सब यूजर्स एक साथ ऐप एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से। या फिर
शी मैनेज टू कॉन्करेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि उसने एक ही समय में दो प्रोजेक्ट्स मतलब कि संभाले, मैनेज किए, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहे थे इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्करेंट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें जो एक ही समय पर साथ साथ हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय पर होने वाला, ठीक है। साइमल्टेनियस और कॉन्करेंट का मीनिंग काफ़ी सिमिलर है। दूसरा हमारा वर्ड आता है को एग्जिस्टिंग। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ मौजूद रहना, तो उसे हम को एग्जिस्टिंग कहते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, ठीक है, तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या वर्ड्स हैं, तो ये हमारे सिनोनिम्स हैं जहाँ पर हमने साइमल्टेनियस, को एग्जिस्टिंग या फिर पैरेलल जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स हैं, सिक्वेंशियल, सक्सेसिव या फिर सेपरेट। सबसे पहला वर्ड आता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस में होना, एक के बाद एक होना, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल। दूसरा हमारा वर्ड आता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक आने वाला, तो उसे हम कहते हैं सक्सेसिव। तीसरा हमारा वर्ड आता है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है कि अलग या फिर अलग अलग समय पर होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेपरेट होना हम उसे कहेंगे। यानी कि कोई चीज़ जो है वो अलग अलग टाइम पर हो रही है, बिल्कुल एक ही टाइम पर नहीं हो रही है। कॉन्करेंट में टाइमिंग सेम होती है, जबकि सेपरेट में ज़रूरी नहीं है कि टाइम सेम हो, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने सिक्वेंशियल, सक्सेसिव या फिर सेपरेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी इज वर्किंग ऑन टू कॉन्करेंट प्रोजेक्ट। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि कंपनी एक ही समय पर दो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दोनों प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो साथ साथ चल रहा है, टाइम सेम है बेसिकली। यहाँ पर कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि एक ही वक्त में पैरेलल तरीके से चलने वाला, इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर कॉन्करेंट का यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एम्बिवलेंट। दोस्तों एम्बिवलेंट का मतलब होता है दुविधा में होना, असमंजस में होना, मिलीजुली भावनाएं रखना, विरोधाभासी भावनाएं होना, या फिर किसी बात को लेकर दो अलग अलग मतलब की इमोशंस या फिर भावनाएं होना। यानी कि एम्बिवलेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी चीज़ या फिर सिचुएशन के बारे में एक ही समय पर दो अपोजिट फीलिंग या फिर ओपिनियंस रखना। यानी कि जब तुम किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो, क्योंकि तुम्हारे मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स एक साथ चल रही होती है, तो उस फीलिंग को हम एम्बिवलेंट कहते हैं। इस वर्ड में सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होती है, बल्कि मिक्स इमोशंस भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक तरफ तुम किसी चीज़ को चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ उसी चीज़ को लेकर तुम्हारे अंदर डाउट भी है, हेजिटेशन भी है, हिचकिचाहट भी है, तो इसी स्टेट को हम जो है वो एम्बिवलेंट कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एम्बिवलेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होना नहीं होता है, क्योंकि कंफ्यूज का क्या मतलब होता है कि समझ ना पाना, डिसीजन ना ले पाना। लेकिन एम्बिवलेंट का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ के बारे में दो अपोजिट फीलिंग्स का होना। यानी कि हर एम्बिवलेंट पर्सन कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंफ्यूज पर्सन एम्बिवलेंट ही हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कंफ्यूज हो तो आपके अंदर दो इमोशंस मतलब कि एट ए टाइम, मतलब कि सेम टाइम काम कर रहा है, इस तरीके से। जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुमने जो है वो एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है, सैलरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जॉब दूसरे सिटी में है और तुम अपनी फैमिली, मतलब कि तुम्हें अपनी फैमिली जो है वो छोड़नी पड़ेगी। एक तरफ तुम खुश हो, दूसरी तरफ तुम उदास भी हो क्योंकि फैमिली छोड़नी पड़ेगी। एक तरफ तुम इसलिए खुश हो क्योंकि जॉब मिल गई है, तो तुम उस जॉब को लेकर क्या हो, एम्बिवलेंट हो। दो इमोशंस तुम्हारे साथ जो है वो मतलब कि एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो है वो एम्बिवलेंट को समझ सकते हैं। या फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो पा लेता है। उसे अपना जो है वो ड्रीम भी पूरा करना है, लेकिन घर वालों से दूर भी नहीं जाना चाहता, तो वो एम्बिवलेंट फील कर रहा है। यानी कि दो फीलिंग जो है वो एक साथ चल रही है। या फिर तीसरा एग्जाम्पल देखें, तो मान लीजिए कि कोई पुराना दोस्त है जो कि तुमसे माफ़ी मांगने आता है। तुम उसे माफ़ भी करना चाहते हो, लेकिन उस पर दोबारा ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते, तो ये फीलिंग्स भी जो है वो एम्बिवलेंट है। यानी कि एम्बिवलेंट का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बारे में एक ही समय पर दो अपोजिट फीलिंग्स का होना, तो उसे हम कहते हैं एम्बिवलेंट। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं शी फेल्ट एम्बिवलेंट अबाउट चेंजिंग हर जॉब। मतलब कि जॉब बदलने को लेकर उसके मन में मिली जुली फीलिंग्स थी, मतलब कि वो एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। या फिर हम कह सकते हैं ही इज़ एम्बिवलेंट अबाउट मूविंग अब्रॉड। मतलब कि वो अब्रॉड शिफ्ट होने को लेकर थोड़ा मतलब कि दुविधा में था, यानी कि जाना भी चाहता था और नहीं भी जाना चाहता था। या फिर हम कहेंगे द रिमेन्ड एम्बिवलेंट अबाउट द प्रपोजल। मतलब कि प्रपोजल को लेकर उनकी मिक्स फीलिंग्स थी, वो उसके फेवर में भी थे और अगेंस्ट भी थे, इस तरीके से। ओके।
यानी कि सिंपल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मीनिंग में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एम्बिवलेंट का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बारे में एक ही समय पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स या फिर दोनों ओपिनियंस रखना, तो उसे हम कहते हैं एम्बिवलेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कॉन्फ्लिक्टेड, अनसर्टेन या फिर हेजिटेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्फ्लिक्टेड। कॉन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है अंदर ही अंदर दो अपोजिट इमोशंस या फिर थॉट के बीच उलझ जाना, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्टेड कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब होता है कि जिसे किसी बात का पूरा यकीन ना हो, ठीक है। अनसर्टन का क्या मतलब होता है, आपको जो है वो पक्का नहीं पता, तो उसे हम अनसर्टन कहते हैं। तीसरा वर्ड हमारा आता है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाने वाला या फिर डिसीजन लेने में धीरे होना। बेसिकली हेजिटेंट, आप हिचकिचाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हेजिटेंट हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने कॉन्फ्लिक्टेड, अनसर्टेन या फिर हेजिटेंट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटीनिम्स की, तो अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, सर्टेन, डिसाइसिव या फिर रिजॉल्व। सर्टेन का मतलब होता है पूरी तरीके से श्योर होना, पूरी तरीके से निश्चित होना, आपको पता होना कि आपको यही करना है इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं सर्टेन। या फिर दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है जो बिना कंफ्यूजन के स्पष्ट डिसीजन ले सके, फैसला कर सके। डिसाइसिव में बेसिकली क्लैरिटी होती है, जबकि एम्बिवलेंट में मिक्स फीलिंग्स होती है, आप कंफ्यूज होते हो उसमें, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है जिसका डिसीजन या फिर मन पक्का हो चुका है किसी काम को करने के लिए कि मुझे यही करना है, तो उसे हम रिजॉल्व कहेंगे, ठीक है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो उसे हम रिजॉल्व कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है जहाँ पर हमने सर्टेन, डिसाइसिव या फिर रिजॉल्व जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉज एम्बिवलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द प्रमोशन। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रमोशन एक्सेप्ट करने को लेकर उसके मन में दो अलग अलग फीलिंग्स चल रही थी। एक तरफ प्रमोशन से करियर और सैलरी इंप्रूव होने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ ज़्यादा जिम्मेदारी और प्रेशर भी आने वाला था। इसी वजह से वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पा रही थी। यहाँ पर एम्बिवलेंट का मतलब है एक ही बात को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स का एक साथ रहना, तो उसे हम कहेंगे एम्बिवलेंट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है सारे वर्ड्स वो कैप के ख़त्म हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन जो है वो अच्छे से समझ आया है और पसंद भी आया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।